नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद जी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर्स को। 19 अगस्त 2017 सेकंड शिफ्ट के पेपर को इसमें हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने जनरल नॉलेज और साइंस के प्रश्नों को शामिल किया है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचानिए। देखिए ऑप्शन हैं, शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन, सूखा, भूकंप और बाढ़। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो शहरीकरण के लिए वन का उन्मूलन यानी कि वनों को हटाना, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। फर्स्ट इज दी राइट आंसर। देखिए सूखा है, यह भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप हो गया, यह भी प्राकृतिक आपदा है। और बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। इस तरीके से फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन है, उभयलिंगी पुष्प, स्त्री केसर पुष्प, पुंकेसर पुष्प या एक लिंगी पुष्प। तो देखिए पूछा क्या गया है, मतलब जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, वह कौन सा पुष्प होता है? वह होता है उभयलिंगी पुष्प, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। चंद्रमा की सतह के गड्ढे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन हैं, ज्वालामुखी, सेल, क्रेटर्स या गोलाश्म। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा की सतह के गड्ढे कहलाते हैं क्रेटर्स। थर्ड इज द राइट आंसर। देखिए ज्वालामुखी होते हैं और तो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। सेल जो चट्टानें होती हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उन्हें सेल कहते हैं। और गोलाश्म जो होते हैं वो नदियों में, नदियों में जो मुलायम मिट्टी होती है उसे हम गोलाश्म कहते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, क्रेटर्स। मधुमेह के लक्षण हैं। ऑप्शन हैं, कम पेशाब, भूख ह्रास और थकान, पेशाब ना आना, बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं, तो फोर्थ इज द राइट आंसर, बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। मोसेस ब्रायोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। ऑप्शन है, प्रभावी स्पेरोफाइटिक प्रावस्था, एक कोशीय लैंगिक अंग, पोषण या परपोषित मोड, प्रभावी गैमेटोफाइटिक प्रावस्था। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर, प्रभावी गैमेटोफाइटिक प्रावस्था। टफ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन हैं, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जैसे हम पढ़ते हैं, एक जो मिनिमम जो दूरी होती है किसी भी चीज़ को साफ या स्वच्छ देखने के लिए, तो वह होती है 25 सेंटीमीटर। इस प्रश्न के संबंध में यदि हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो आँख और पुस्तक के बीच की दूरी भी 25 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। ऑप्शन हैं, नाभिकीय अवशोषण, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय उत्सर्जन या नाभिकीय संलयन। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नाभिकीय विखंडन, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो तारे होते हैं, यहाँ पे जो सूरज होता है उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, और जबकि नाभिकीय ऊर्जा जो रिएक्टर होता है उसमें होता है नाभिकीय विखंडन। सेकंड इज द राइट आंसर।
रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम होती है। ऑप्शंस हैं सुबेरिन, क्यूटिकल, लिग्रीन या रंध। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियों पर एक मोम जैसी एक परत चढ़ी होती है, उसके कारण जो जो वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह कम हो पाती है और जल का जो पौधे संरक्षण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि क्यूटिकल की वजह से इनमें जो पानी की हानि कम हो पाती है रेगिस्तानी पौधों में। तो सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। ऑप्शंस हैं ऊष्मा तथा प्रकाश, केवल ऊष्मा, केवल प्रकाश, प्रकाश तथा ध्वनि। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा तथा प्रकाश। फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका ऊतक वसा से भर जाता है। ऑप्शंस हैं वसीय, पेट, त्वचा या मांसपेशी। तो देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि एडिपोस। अवशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जल प्रदूषण, क्लोरीनीकरण या मल जल शोधन। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। जो अवशिष्ट जल होता है उसको जो हम सही उपचार करते हैं उसका, तो उसको कहते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि मल जल शोधन। निम्नलिखित में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है। ऑप्शंस हैं बिजली, वायु, अधोजल भूकंप या बर्फ। तो देखिए सुनामी हम किसे कहते हैं, जो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो काफ़ी ऊंचाई से उठती हैं और जिनके कारण जो तट पर स्थित शहर होते हैं उनमें काफ़ी तबाही होती है, उनको हम सुनामी कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस एक की वजह से सुनामी होने की संभावना हो जाती है। तो यह होता है अंडर वाटर अर्थक्वेक, यानी कि थर्ड, अधोजल भूकंप। अधोजल भूकंप मतलब कि जो समुद्र की सतह के नीचे जो भूकंप आते हैं उनके कारण सुनामी पैदा होती है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कप यानी कि कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता क्योंकि। देखिए आपको बताना है कि कुल्हड़ को क्यों प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ऑप्शंस हैं ये अस्वच्छ होते हैं, ये अनमनीय पदार्थों से बने होते हैं, बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की उपजाऊ परत का नुकसान होता है। चौथा ऑप्शन है चाय का स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कुल्हड़ होते हैं उनको क्यों प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि जो कुल्हड़ होते हैं वो मिट्टी से बनाए जाते हैं, मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है उससे ही कुल्हड़ बनाए जाते हैं। इससे काफ़ी मात्रा में मिट्टी का जो ऊपरी परत होती है वह नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो इनका एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है कुल्हड़ का। तो यदि नए तरह से हम देखें तो हर बार अनेकों अनेक कुल्हड़ बनेंगे, तो इनके कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वह नष्ट हो जाती है, तो इससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। देखिए अब देख लेते हैं हम जीके, जीएस और एमपी के क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे। देखिए पहला प्रश्न है, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं सिक्किम, गोवा, असम या केरल। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। और जो केरल है वह सबसे साक्षरता दर केरल में सर्वाधिक पाई जाती है। जो सिक्किम है, सिक्किम भारत का पहला जैविक कृषि संपन्न राज्य था भारत का सिक्किम। और जो गोवा की राजधानी पणजी है वह मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ऑप्शन है दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर या कैलाश जोशी। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उमा भारती के बाद जो मध्य प्रदेश के सीएम बने थे वह थे बाबूलाल गौर, इनका उपनाम था बुलडोजर। तो थर्ड इज द राइट आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? ऑप्शन हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास या गुरु तेग बहादुर। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे वह थे गुरु तेग बहादुर, यानी कि 4th इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन हैं 1942, 1914, 1928 या 1930। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में। और जो देखिए 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था और गांधी जी के द्वारा 1920 में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए ऑप्शन हैं हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो फोर्ट विलियम है यह कोलकाता में किस नदी के किनारे है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज दी राइट आंसर, यानी कि हुगली नदी के किनारे फोर्ट विलियम है। लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन हैं 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का या 8 वर्ष का। तो देखिए जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा या राज्यसभा। जो राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और जो हमारे संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा में जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। और जो राज्यसभा होती है एक स्थायी सदन होता है राज्यसभा। देखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी ख़त्म हो सकता है। कंडीशन यह होती है जैसे जो सरकार सत्ता में है उसकी जो बहुमत है यदि वो खो देती है तो 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आपको बताना है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। देखिए ऑप्शन हैं सूरदास, शूद्रक, कलहड़ या कल्पक। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजतरंगिणी के लेखक हैं 3rd, यानी कि कलहड़ इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं मनमोहन सिंह, पी.वी. नरसिंह राव, आर.के. शनमुगम सेट्टी या आर. वेंकट रमन। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय जो हमारे वित्त मंत्री थे वह थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। जो 1991 में आर्थिक सुधार हुए थे उसमें कौन कौन से थे? देखिए उदारीकरण था, वैश्वीकरण था और जो लाइसेंस की प्रक्रिया को इसको कम किया गया था और जो निजीकरण को था उसमें प्रोत्साहन भी हमने 1991 के बाद दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1991 के समय जो आर्थिक सुधार हुए थे उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए ऑप्शन है न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, न्यायमूर्ति P.B. दीक्षित, न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्ला या न्यायमूर्ति G.P. भुट्ट। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वह थे 3rd, यानी कि न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, M. हिदायतुल्ला। तो 3rd इज द राइट आंसर। देखिए उच्च न्यायालय मिलेगा आपको संविधान के आर्टिकल 214 में। जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाता है राज्यपाल न्यायमूर्तियों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3rd। वाणसागर बांध का नाम किसके ऊपर रखा गया है? देखिए ऑप्शन हैं भानुसागर, सागर सम्राट या बाणभट्ट या वाणा राय।
तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जो बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया था, तो है बाणभट्ट के नाम पर रखा गया था, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन हैं कन्नौज, जबलपुर, वाराणसी या इलाहाबाद। तो देखिए अब तो इसका वर्तमान नाम भी प्रयाग ही कर दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, जिसे अब वर्तमान में हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? तो आपको बताना है गोवा पर जो सबसे आखिरी समय तक शासन किया हुआ यूरोपीय देश कौन सा था। तो देखिए ऑप्शन है नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फ्रांस। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश था पुर्तगाल, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। देखिए भारत देश में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, 1498 वास्को डी गामा पहुंचा था, और सबसे लास्ट में ही पुर्तगाली अपने देश को, हमारे देश को छोड़ के गए थे। तो थर्ड इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अफीम के लिए जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन हैं श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी या सिंधी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अफीम उत्पादन के लिए जो जिला जाना जाता है वह है मंदसौर। देखिए श्योपुर है, जो श्योपुर में कुपोषण की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुपोषण श्योपुर में पाया जाता है। और बात करें शिवपुरी के, तो शिवपुरी में आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है मंदसौर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में विकसित हुआ माना जाता है? प्रथम विकसित सुपर कंप्यूटर माना जाता है। देखिए ऑप्शन हैं सहस्रा टी, सागा 220, परम युवा या परम 8000। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, परम 8000 को भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर माना जाता है। देखिए परम का निर्माण किसने किया था? तो सीडेक पुणे ने परम का निर्माण किया था। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिबा फुले ने किया था? देखिए ऑप्शन हैं सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी या प्रार्थना समाज। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1873 में निम्नलिखित में से कौन सा जो संगठन था वो ज्योतिबा फुले जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो यह था सत्यशोधक समाज, यानी कि फर्स्ट इज दी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो देखिए 2017 में ये पेपर हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन है 28, 29, 27 या 30। तो देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय भारत में थे 29 राज्य, लेकिन वर्तमान परिवेश की हम बात करें तो वर्तमान में भारत में है 28 राज्य। यदि क्वेश्चन आता है अभी कि अभी भारत में कितने, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो भारतीय संघ में जो राज्य होते हैं उनका निर्माण करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति होती है संसद के पास, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? जैसा कि आपको मालूम है हमने आज़ादी से लेकर अभी तक लगभग कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो चुका है। तो आपको बताना है किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं लड़ा गया। 1950 में, 1965 में, 1947 में या 1971 में। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री आप मॉडर्न जो पॉलिटी है उसको पढ़ा है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज दी राइट आंसर। 1950 में हमने भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ था। देखिए 1947 में जम्मू कश्मीर पर जब कबालियों ने आक्रमण कर दिया था पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और 1971 में
जैसे हम पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे यानी कि बांग्लादेश, उसको भारत ने आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हुआ है और 1965 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है। तो फर्स्ट जो 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए आपको बताना है जो पीलिया रोग में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए ऑप्शन है, यकृत यानी कि लीवर, हार्ट यानी कि हृदय, स्टमक यानी कि पेट, लंग्स यानी कि फेफड़े। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीलिया रोग में जो हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है वह होता है लीवर यानी कि यकृत। फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? देखिए ऑप्शन हैं, राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1959, राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1963, राज्य पुनर्रेखा आरेखण अधिनियम 1957, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है इसका फोर्थ यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो देखिए जैसे कि हम जब आज़ाद हुए थे तो कई भारतीय राज्य ऐसे थे जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी थी, लेकिन जो कई समितियां नियुक्त की गई जैसे कि जेबीपी समिति थी, उसने इनकी रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया था कि जो राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर, इसकी सुविधा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जो आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं उसमें आंध्र प्रदेश में एक वहाँ के राजनेता थे, उन्होंने वो भूख हड़ताल कर दी। तो उसकी वजह से सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था। उसके बाद फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, तो इसके अकॉर्डिंग कई राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया था। इस तरीके से 4 इज दी चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।